तो कल हमने पढ़ा था क्या कि रॉ मटेरियल्स के बारे में, कहाँ कौन से मटेरियल्स कहाँ से प्राप्त होते हैं, है ना। आज हमारी टॉपिक्स क्या है? टाइप्स ऑफ ग्लास। टाइप्स ऑफ ग्लास बताने का मेन रीजन है कि हमारा आज का टॉपिक्स है रोल ऑफ रॉ मटेरियल्स। उनका क्या काम है, वर्क क्या है, मींस यानी कि कितना मटेरियल कौन सा हम कितनी मात्रा में डालेंगे तो उस प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ ग्लास बताने का मेन रीजन जो है कि अभी हम बता देंगे कि B2 इतने % डालना चाहिए, तो क्यों डालना चाहिए, इतने से ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, इतने से कम होगा तो क्या होगा। तो पहले हमें ये समझना होगा कि कौन सा रॉ मटेरियल्स का गुण क्या होता है। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ ग्लास है, जनरली 4 टाइप में हम उसको ग्लास को डिवाइड कर देते हैं, सोडा लाइम ग्लास, पोटाश लाइम, सिलिका ग्लास और मोनोसिलिकेट और लेड या फ्लिंट ग्लास। जितने भी हमारे जो 18-19 टाइप से हमने पढ़ाया था फर्स्ट ईयर में, उन सबको 4 टाइप में ही विभाजित कर दिया गया है, इन्हीं 4 टाइप में। ठीक है, तो ये नाम से पता चल रहा है सोडा लाइम सिलिका ग्लास, यानी इसमें कौन क्या होगा, मेन मटेरियल सिलिका तो सभी में है लेकिन सोडा अलग से मेन मटेरियल, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, सोडा लाइम सिलिका ग्लास। ये पोटाश है तो अलग से क्या है, Na2 की जगह क्या आपने डाल दिया, पोटाश को डाल दिया। उसके बाद ये बोरोसिलिकेट है, बोरोसिलिकेट मतलब B2O3, ठीक है, लेड मतलब Pb। तो इन चारों टाइप को हम ग्लास के प्रकार बोलते हैं। अब हम आज का जो मेन टॉपिक्स है कि जब हम ग्लास में रॉ मटेरियल्स को डालते हैं उनका काम क्या होता है, उनका वर्क क्या होता है। ये जो हमारा ग्लास कंपोजिशन है एक अप्रॉक्सीमेट में हम मानते हैं, फिक्स नहीं होता है, ये हम फिक्स नहीं मानेंगे क्योंकि अब कंपनियां अपने हिसाब से अपना कंपोजिशन सेट करती है। जिससे क्या होता है, हमें हमारे घर में खाना बनता है तो कोई नमक कम खाता है, कोई नमक ज्यादा खाता है, तो अपने हिसाब से वो सेट करता है ना। हम एक किसी के लिए ये नहीं बहुत बता सकते हैं कि आप 1 चम्मच ही नमक सबके घर में मिला के बनेगा, सबका अपना अलग अलग कंपोजिशन से, कोई कम नमक खाता है, कोई ज्यादा, कोई तीखा खाता है, कोई तीखा नहीं खाता है, तो वो अपने हिसाब से सेट करता है ना। तो ऐसे सारी कंपनियां हैं जो कंपोजिशन अपने हिसाब से वो सेट करती है। ये एवरेज में हम मान के चलते हैं कि अगर जो हमारा सोडा लाइम सिलिका ग्लास होगा तो ये कंपोजिशन लगभग होगा, इसी में हम ज्यादा हम कर सकते हैं। रॉ मटेरियल सही होंगे, इसमें हम कुछ उसकी परसेंटेज की जो है मात्रा को हम घटा बढ़ा सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये अप्रॉक्सीमेट में कंपोजिशन है। बाकी तुम कंपनी में जाओगे तो तुम अगर इसी को अगर सर्च करने लगो कि जो हमने वहां क्लास में पढ़ा था वो कंपोजिशन है कि नहीं, तो उसमें वहां पे डिफरेंट लगेगा, अलग तरीके से होगा, क्योंकि उन्होंने अपने फायदे के हिसाब से उन्होंने अपना सेट किया हुआ है। जैसे इसमें यूनिट दिख नहीं रहा, कहीं यूनिट 70-30% यूज किया जाता है, तो उस हिसाब से अपना अलग अलग है। तो ये जो रॉ मटेरियल्स हैं, हमने सिलिका कितना 81% डाला है, B2O3 डाला, तो ये क्या गुण देगा, क्या कौन सी प्रॉपर्टी देगा, कौन सी प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करेगा, कौन सी प्रॉपर्टीज को ये डिक्रीज करेगा, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, ग्लास रॉ मटेरियल एंड देयर फंक्शंस। ठीक है, तो पहला हमारा क्या था, नेटवर्क फार्मर। इसमें क्या था, SiO2, B2O3, P2O5, है ना, 3 ही मटेरियल थे। तो SiO2 का क्या काम है, हम अगर जो मान के चलते हैं SiO2 को लेते हैं, तो SiO2 के बारे में हमने क्या बताया था, ये प्योरिटी होनी चाहिए, मेन रॉ मटेरियल है, ग्लास फार्मर है, इसकी प्योरिटी कितनी होनी चाहिए, शुद्धता कितनी होनी चाहिए, 99%, और इसमें आयरन की मात्रा 0.5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें मिट्टी नहीं होनी चाहिए, मिट्टी होने से क्या होगा, ये डलनेस देगा, पोरोसिटी क्रिएट करेगा, है ना। ये सारी दिक्कतें इसमें आ जाएंगी। समझ में आया कि ग्लास रॉ मटेरियल से उसका क्या वर्क है, मेन मटेरियल से ग्लास फार्मर है या नेटवर्क फार्मर है, ग्लास फार्मर, उसमें क्या प्योरिटी कितनी होनी चाहिए,
99% होनी चाहिए, उसमें आयरन की मात्रा 0.5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ना हो तो ज्यादा बेटर है। अगर जो आयरन उसमें ना हो 100% प्योर हो तो ज्यादा बेटर है, लेकिन कम से कम ज्यादा से ज्यादा उसमें 0.5% होगी तभी हम यूज कर पाएंगे। इसलिए क्या हमने बताया था कि जो सिलिका है उसको कंपनियों में जो खरीदते हैं, हर कंपनी वॉशिंग का प्रोसेस नहीं अपनाती है, ये धुला हुआ ही वॉशिंग किया हुआ ही रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं। कुछ ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे सेंट गोविंद हुआ, उसके बाद सेंट वेरिफिकेशन का प्लांट है, ठीक है, खुद का उसका प्लांट है, वो जो खदानों से तुम्हारी सिलिका को लाती है और उसके बाद उसका खुद वेरिफिकेशन करता है, नहीं शुद्धता वॉशिंग करता है, उसमें जो इम्प्योरिटी है उसको रिमूव करता है। समझ में आया? तो सिलिका को कंपनियों में यूज करने से पहले क्या है, उसकी वॉशिंग की जाती है। वॉशिंग इसलिए की जाती है क्योंकि उसमें मिट्टी जो है, मिट्टी अलग होगा। आयरन की मात्रा किससे दूर होगी? मैग्नेटिक के द्वारा। जब हम प्रोसेस अपनाते हैं ना, तो मैग्नेटिक प्रोसेस अपनाते हैं, तो उससे क्या होता है, उसमें आयरन की मात्रा जो होती है वो रिमूव हो जाती है। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, आते हैं B2O3। दूसरा मटेरियल हमारा क्या है? सिलिका हो गया ना। अब आते हैं हम, फर्स्ट हो गया हमारा Si2, दूसरा हमारा B2O3। एक देखो ये मेन मटेरियल्स भी है किसके लिए। अब ये जो B2O3 है हमारा, यहाँ पे एक टाइप में ग्लास है, उसमें B2O3 मेन यूज होता है। कौन सा? बोरोसिलिकेट ग्लास। बोरोसिलिकेट ग्लास के लिए हाई अमाउंट में यूज होता है, लगभग उसी का मेन रॉ मटेरियल बन जाता है। ठीक है, तो इसका काम क्या है, ये जब एक फिक्स अमाउंट में जब डाला जाता है तो ये गालक का भी काम करता है। B2O3 क्या करेगा तुम्हारा? फ्लक्सिंग एजेंट भी है ये, ठीक है, क्या है ये? फ्लक्सिंग एजेंट। दूसरा क्या है इसकी प्रॉपर्टीज, ये तुम्हारा केमिकल स्टेबिलिटी, केमिकल ड्यूरेबिलिटी को ये इंक्रीज कर देता है। सर ये स्टेबलाइजिंग का भी वर्क करता है? नहीं। क्या? स्टेबलाइजिंग का भी करता है? हाँ। तीसरा है तुम्हारा, इसको हम स्टेबलाइजिंग एजेंट के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे B2O3 के गुण हैं। पहला क्या है ये, दूसरा इसका मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है तुम्हारा थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट या थर्मल शॉक रेजिस्टेंस। दूसरे है रेजिस्टेंस को ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। तीसरा हमारा पांचवा है केमिकल ड्यूरेबिलिटी, मतलब उसमें किसी भी केमिकल का अटैक नहीं होता। दूसरा है हमारा फ्लक्सिंग एजेंट, मतलब ये अगर थोड़ी बहुत मात्रा में हम मिलाते हैं तो ऐसे गालक के रूप में भी हम इसका यूज करते हैं। गालक का काम क्या होता है, मेल्टिंग टेम्परेचर को, ग्लास कंपोजिशन है उसके मेल्टिंग टेम्परेचर को ये कम कर देता है। इसीलिए देखोगे जहां पे कहीं तुम्हारा ये बोरोसिलिकेट में और कहीं यूज हुआ, अगर जहां पे हमने क्या किया, फ्लक्सिंग एजेंट अगर जो Na2O को डाल दिया है वहां पर ये नहीं है, अगर जो इसके स्थान पे हम कहीं पर यहाँ पे यूज करते हैं तो जहां पे K2O ना हो वहां पे हम इसको B2O3 को यूज कर सकते हैं। जैसे हमारा बोरोसिलिकेट में B2O3 का यूज किया गया। स्टेबलाइजिंग एजेंट मतलब स्थायित्व को बढ़ाता है, ठीक है।
उसको क्या करेगा, मजबूती देगा। थर्मल शॉक रेजिस्टेंस मतलब अचानक ताप सहन करने की क्षमता, है ना, अचानक ताप को सहन करने की क्षमता देता है। और थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट मतलब जब टेम्परेचर देते हैं तो ग्लास एक्सपैंड नहीं होता, फैलता नहीं, फैलता तो ब्रेक हो जाएगा। पता चले कड़ी धूप हो, मार्च अप्रैल का सीजन हो तो खिड़की क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी, इतना टेम्परेचर तो उसमें पड़ता है, तो वो थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट को वो कम कर देता है। तो ये सारे इसकी B2O3 के प्रॉपर्टीज हैं, समझ में आए सर? सर केमिकल ड्यूरेबिलिटी ये क्या है? केमिकल ड्यूरेबिलिटी मतलब किसी भी एसिडिक मटेरियल का उसमें कोई रिएक्शन नहीं होता है, किसी भी केमिकल का उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सर अब इतना टाइम है तो बहुत टाइम लगेगा लिखने में। अब हम आते हैं तुम्हारा गालक। फ्लेक्सिंग एजेंट गालक क्या होते हैं? गालक वह पदार्थ होते हैं जो स्वयं कम टेम्परेचर पर पिघलते हैं तथा दूसरे अन्य पदार्थों को कम टेम्परेचर पर पिघलाने का काम करते हैं। तो इसमें कौन सा आएगा तुम्हारा? Na2O, K2O, Li2O, ठीक है, Na2O K2O, Na2O और Li2O, तीन है हमारे फ्लेक्सिंग एजेंट, ठीक है। तो जो हम सपोज दैट हमने लिया पोटेशियम, सबसे पहले हमने ले लिया क्या, कैल्शियम और सोडियम, Na2O, Na2O के यहां से मिलेगा हमारा Na2O कहां से मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट से मिल जाएगा। पढ़ के नहीं आया लग रहा है। Na2O को हम लेते हैं, ये किससे मिलता है? Na2O CO3 सोडियम कार्बोनेट, दूसरा फेल्सपार, कौन सा फेल्सपार? सोडा फेल्सपार, और बोरेक्स, और ये तीन लोगों से यहां से हमें क्या मिलता है? Na2O, ठीक है। तो ये हमारा इसका जो ये मेन है, इसी के द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है? Na2O। Na2O के लिए हम क्या डाल सकते हैं? सोडियम कार्बोनेट डाल सकते हैं, फेल्सपार को डाल सकते हैं और बोरेक्स को डाल सकते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, इसका जो रोल्स क्या है, ये हाई टेम्परेचर, इसका एज ए फ्लेक्सिंग एजेंट हम डाल रहे हैं तो इसके क्या मेल्टिंग टेम्परेचर को कम कर देता है। मेन इसका क्या होगा, तो इसका मेन रोल्स है एज ए फ्लेक्सिंग एजेंट, तो ये क्या करेगा? मेल्टिंग टेम्परेचर को लो कर देगा। लो कैसे करता है? जब ये हमारा Na2O है, ये क्या करते हैं, सोडा है और ये जाके सिलिका से रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा? सोडियम सिलिकेट, ठीक है। इसका मेल्टिंग टेम्परेचर कम होता है, स्वयं तो ये कम टेम्परेचर में पिघल जाएगा, तुम्हारे Na2O जो है इससे मिलेगा, ये कम टेम्परेचर पे पहले पिघल जाएगा, लिक्विड रूप में हो जाएगा। जब लिक्विड रूप में हो जाएगा तो क्या करेगा, ये किस पे अटैक करेगा? सिलिका पे अटैक करेगा, उसके जो बॉन्ड्स है उसको तोड़ेगा। जब वो तोड़ देगा तो उससे रिएक्शन करके क्या बनाएगा? सोडियम सिलिकेट। क्या बनाएगा? सोडा सिलिका से मिलकर क्या बनाएगा? सोडियम सिलिकेट, जिससे उसको उसके टेम्परेचर, उसके बॉन्ड को तोड़ दिया तो सिलिका का भी टेम्परेचर, पिघलने का टेम्परेचर कम हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है तुम्हारा, ये जो मेल्टिंग टेम्परेचर को तो कम ही करता है, ये ग्लास में शाइनिंग भी देता है। क्या देता है? जो कांच चमकदार होते हैं वो किसके कारण? तुम्हारा Na2O, सॉरी इसमें नहीं है,
ग्लास का जो ग्लास की इसमें Na2O है, फ्लेक्सिंग एजेंट है, और ये क्या है, केमिकल ड्यूरेबिलिटी को ये भी इंक्रीज करता है। ठीक है, जब हाई समझ में आया, फ्लेक्सिंग एजेंट केमिकल ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाएगा और क्या करेगा, ये किसी को याद है, केमिकल ड्यूरेबिलिटी मेल्टिंग टेम्परेचर और इंक्रीज करेगा। अगर जो हम हाई मात्रा में मिला दें इसको तो ये स्टेबलाइज करता है, तो ये क्या करेगा, कास्ट आकाशीय बनाने में सहयोग करने लगेगा। ठीक है, हाई मेल्टिंग टेम्परेचर, और ज्यादा अगर जो हम मिला देते हैं, सपोज दैट बहुत ज्यादा हम मिला रहे हैं, तो क्या करेगा, ये मेल्टिंग टेम्परेचर को बहुत कम करने लगेगा, और जो उसमें हमारे जो कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होंगे, उनकी बॉन्ड इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होगा, तो क्या करेगा, वो स्टोन रूप में, इम्प्योरिटी के रूप में आ जाएगा, जो आगे चल के क्या डिफेक्ट क्रिएट करेगा। भाई जो हमारे सिलिका है, सपोज दैट वो जल्दी से मेल्ट नहीं हुई, जब जल्दी से मेल्ट नहीं होगा तो क्या करेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में स्टोन रूप में हो जाएगा, जो आगे चल के प्रोडक्ट में हमारे डिफेक्ट करेगा। तो इसलिए इसको ज्यादा अमाउंट में नहीं मिलाते हैं। समझ में आया? सोडा एस को जब हमें सॉफ्ट ग्लास बनाना होता है, क्या बनाना होता है, सॉफ्ट ग्लास बनाने में, सॉफ्ट ग्लास को बनाने में हम सोडा एस को यूज करते हैं। सोडा फेस्फोराइड, सोडा एस को, इसको हम सोडियम कार्बोनेट या सोडा एस भी बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। दूसरा है हमारा क्या, K2O। दूसरा क्या है, K2O। दूसरा हमारा K2O। ये हमारा जब हम क्या बनाते हैं, हार्ड ग्लास बनाने के लिए रहता है। Used as a flexing agent। ये भी इसके साथ सिलिका के साथ रिएक्शन करके पोटेशियम सिलिकेट बनाता है। ठीक है, अगर जो हम इसकी मात्रा को बढ़ा देते हैं तो ये क्या करता है, मेल्टिंग टेम्परेचर को कम तो करता है, लेकिन और ज्यादा अगर जो मात्रा में बढ़ा देंगे तो ये मेल्टिंग टेम्परेचर को इंक्रीज करने लगता है। रीजन क्या है, जैसे सोडियम सिलिकेट है, सोडा का हमने बताया ना कि उसमें हम ज्यादा मात्रा में मिलाने के चक्कर में क्या होता है, कभी-कभी वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है कि वो तो चाहता है कि हम कम टेम्परेचर पे सिलिका को या अदर मटेरियल को जो से हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी जल्दी उनकी वो मेल्ट नहीं हो पाते हैं, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, स्टोन के रूप में वो रह जाते हैं, जो आगे चल के डिफेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तीसरा है हमारा क्या, कौन सा मटेरियल है, LiO2। ये किससे प्राप्त होता है, ये किससे हमें मिलेगा, ये फेस्फार। ठीक है, दूसरा पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, और कहां से मिलेगा, आई नहीं। तीसरा हमारा क्या है, Li2O। ठीक है, ये किससे हमें मिलेगा, लिथियम कार्बोनेट से। इसका वर्क क्या होगा, फ्लेक्सिंग एजेंट है।
दूसरा इसका काम है ये क्लियर ग्लास बनाने में यूज किया जाता है। बातें नहीं करोगे तो खड़ा कर देंगे, दिमाग में ध्यान रखना। क्लियर ग्लास बनाने में ये फ्लेक्सिंग एजेंट है और इसका यूज हम क्लियर ग्लास बनाना होता है। जैसे हमें टीवी का पिक्चर ट्यूब बनाना है, जो हमारी टीवी होती है उसकी पिक्चर ट्यूब बनानी है, उसके लिए हम 1 से 2% हम क्या मिलाते हैं, Li2O। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत महंगा होता है, इसलिए हम इसका यूज नहीं करते। ये तो हमारे एडवांटेज में आ जाएगा, इधर डिसएडवांटेज। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, फ्लेक्सिंग एजेंट। अब हमारा क्या है, ये समझ में आया। गालक के कौन से रॉ मटेरियल्स हैं तुम्हारे, Na2O, K2O, Li2O। Na2O हमसे कहां से मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट से या सोडा फेल्सपार से या सोडा एस से, ठीक है, या बोरेक्स से मिलेगा। ठीक है, इससे हमें कहां से प्राप्त होगा, फेल्सपार, सोडा एस या सोडियम कार्बोनेट या बोरेक्स, वहां से हमें मिलेगा। ये क्या है, फ्लेक्सिंग एजेंट है, यूज फ्लेक्सिंग एजेंट के रूप में हम यूज करते हैं ना। अगर जो हम ज्यादा मात्रा में यूज कर लेते हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये क्या, स्टोन बनाता है, भाई स्टोन बनाएगा, जिससे क्या आगे चल के वो डिफेक्ट क्रिएट करेगा। तुम्हारा दूसरा है पोटेशियम कार्बोनेट, K2O, किससे मिलेगा, फेल्सपार से, किससे मिलेगा, पोटाश फेल्सपार से, और दूसरा पोटेशियम कार्बोनेट से मिलेगा। ये यूज किस रूप में किया जाता है, फ्लेक्सिंग एजेंट के रूप में। मेन ये है फ्लेक्सिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। अधिकतर जो ग्लास इंडस्ट्री में है वहां पोटाश फेल्सपार ही यूज किया जाता है, लगभग ज्यादा यूज पोटाश का यूज होता है। ठीक है, दूसरा लिथियम है, ये किससे मिलेगा, लिथियम कार्बोनेट से। LiO2 किससे मिलेगा, लिथियम कार्बोनेट से। लिथियम बाई कार्बोनेट से भी तो मिल सकता है। बाई कार्बोनेट क्या होगा, मतलब सर H है हाइड्रोजन, पता नहीं, ध्यान नहीं है, देखना पड़ेगा, हो सकता है। ठीक है, तो ये हमें किससे प्राप्त होगा, Li2CO3 से। इसका मेन काम क्या है, फ्लेक्सिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिंग एजेंट है, सबसे अच्छा फ्लेक्सिंग एजेंट है। ठीक है, फ्लेक्सिंग एजेंट में सबसे अच्छा फ्लेक्सिंग एजेंट है, लेकिन हम इसको यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि महंगा पड़ता है, कॉस्टली है, इसलिए हम इसका यूज नहीं करते। जब जरूरत होती है हमें क्लियर ग्लास बनाने की, है ना, जैसे टीवी का पिक्चर ट्यूब है, एकदम क्लियर ग्लास होनी चाहिए, तो उसके लिए हम 1 से 2% हम इसका यूज करते हैं, लिथियम Li2O का है। ठीक है, डिसएडवांटेज में हमारा आ जाएगा, ये वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा होता है, इसलिए हम इसका यूज बहुत कम करते हैं। समझ में आया है। अब हमारा कौन सा है मटेरियल, स्टेबलाइजिंग। स्टेबलाइजिंग मटेरियल कौन से होते हैं, क्या होते हैं, इसकी क्या डेफिनेशन है, बताओ कोई एक लोग खड़े होकर। किसी को आती है, स्टेबलाइजिंग एजेंट
स्थायी कारक क्या होता है? किसी को नहीं आता? कल ही बताया ना, आता है नहीं आता है? तो बोलना है ना। चलो बताओ क्या होता है? वे पदार्थ होते हैं जो मजबूती प्रदान करते हैं। स्टेबलाइजिंग वे पदार्थ होते हैं जो कांच में मजबूती प्रदान करते हैं। ठीक, तो स्टेबलाइजिंग एजेंट वे होते हैं जो ग्लास कंपोजिशन में या ग्लास प्रोडक्ट में मजबूती प्रदान करते हैं। जैसे तुम्हारा एल्युमिना, CO, BO, MgO, ये सारे मटेरियल्स क्या हैं? ग्लास में मजबूती प्रदान करते हैं। यदि हम एल्युमिना डालते हैं, यदि हम एल्युमिना डालते हैं तो ये ग्लास में क्या करेगा? मजबूती प्रदान करेगा। ठीक है, एक फिक्स अमाउंट में डालना होगा। ज्यादा अमाउंट में हम डालेंगे तो क्या करेगा? इसका ये मेल्टिंग टेम्परेचर को बढ़ा देगा, क्योंकि इसका मेल्टिंग टेम्परेचर 2000 के पार होता है, 2050 होता है लगभग। इसका मेल्टिंग टेम्परेचर एल्युमिना का क्या है? 2050 के आसपास है। और हमारा जो ग्लास मेल्ट होता है कितने पे? 1400-1500 पे, है ना? तो अगर जो इसको हम ज्यादा अमाउंट में मिला देते हैं तो क्या होगा? ये मेल्टिंग टेम्परेचर को बढ़ा देगा। तो ये एक डिसएडवांटेज हो जाएगा। एडवांटेज क्या है? ये स्ट्रेंथ तो देता ही है, साथ साथ में क्या करता है? ये आकाशीयकरण को रोकता है, डिविट्रिफिकेशन को ये रोकता है। डिविट्रिफिकेशन मींस क्या होता है? विट्रिफिकेशन में क्या मतलब क्या होता है? कांचीयकरण। ग्लास हमारा क्या है? कांचीय है। ग्लास हमारा कांच है, कांच तभी तो बोलते हैं ना। और आकांचीय कब बनेगा? जब उसमें कोई इंप्योरिटी आ जाएगी, क्रिस्टल डेवलप हो जाएगी, तो क्या बनेगा? आकांचीय बनेगा। वो मतलब ग्लास नहीं बनेगा। तो ये आकांचीय बनने से क्या, कौन सा एल्युमिना रोकता है। इसके दो अर्थ हैं। फर्स्ट क्या है? ये स्ट्रेंथ देगा। दूसरा क्या है? ये कांच को आकांचीय होने से रोकता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसका जो डिसएडवांटेज है कि यदि हाई अमाउंट में हम डालेंगे तो क्या होगा? ये ग्लास का मेल्टिंग टेम्परेचर बढ़ा देगा। यदि मेल्टिंग टेम्परेचर को बढ़ाएगा तो फ्यूल की ज्यादा खपत होगी, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा उसका मूल्य बढ़ जाएगा। समझ में आया ये? CaO, CaO जो है एज ए स्टेबलाइजिंग एजेंट हम यूज कर रहे हैं। CaO क्या करते हैं? स्टेबलाइजिंग एजेंट के रूप में हम यूज करते हैं। जब ये हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होता है तो सिलिका के साथ रिएक्शन करके ये कैल्शियम सिलिकेट बनाता है। जब हाई टेम्परेचर पे इसको हम मेल्ट करते हैं, एक ऐसे गालक भी तो है ना, गालक में नाम है इसका सोडा फेल्सपार। अगर जो हम कैल्शियम फेल्सपार अगर जो हम यूज करते हैं तो फेल्सपार है ना, फेल्सपार को गालक होते हैं। तो अगर जो हम ऐसे गालक के रूप में भी हम CaO को यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या है? ग्लास में शाइनिंग देता है। दूसरा क्या है? ग्लास में शाइनिंग देता है। तीसरा हमारा क्या है? ग्लास में ये ग्लास की केमिकल ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है। लिखना पड़ेगा कि लिख लोगे? हैं? लिख लेंगे। पहला क्या है? शाइनिंग देता है। दूसरा तुम्हारा केमिकल ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है। तीसरा क्या है? एक स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है। चौथा क्या है तुम्हारा? फ्लेक्सिंग एजेंट है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है? जब इसको हाई अमाउंट में डालते हैं तो ये क्या करता है? कांच को आकाशीय बनाने लगता है। ये क्या करता है? कांच को आकाशीय बनाने लगता है। समझ में आया? 4 पॉइंट हो गए। अब आता है तुम्हारा BaO। BaO सेम है उसकी तरीके से। कैल्शियम की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो उससे बेटर BaO से होगा। मान लिया जाए हमें कांच में शाइनिंग लानी है तो जो कैल्शियम शाइनिंग देगा उससे ज्यादा शाइनिंग कौन देगा? BaO। ठीक है, ये आकाशीयपन को रोकता है। आकाशीयपन को ये रोकता है। केमिकल ड्यूरेबिलिटी को ये बढ़ाता है। रासायनिक स्थायित्व को ये बढ़ाता है। ठीक है, समझ में आया? ये क्या करेगा? BaO स्ट्रेंथ देगा। किस स्ट्रेंथ देगा? कैल्शियम की ज्यादा तुलना में, इसकी कैल्शियम की तुलना में ये स्ट्रेंथ ज्यादा देगा। इसकी तुलना में कैल्शियम की तुलना में जो ये शाइनिंग देता है उसकी तुलना में ये शाइनिंग ज्यादा देगा। ठीक है, ये आकाशीय बनाता है पर ये आकाशीय नहीं बनाता। ठीक है, समझ में आया? अब आते हैं MgO।
एमजीओ क्या करता है कि मान लिया जाए हमने सीओ यूज किया, सीओ क्या करता है, कांच को आकाशीय बनाने लगता है। तो कांच को आकाशीय बनाने से रोकने के लिए, कांच को आकाशीय होने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं, 1% अगर तो हम एमजीओ मिला देते हैं तो ये क्या करता है, आकाशीय बनने से उसको रोक देता है। समझ में आया? पहला तो क्या है इसका रोल, ये स्टेबलाइजिंग एजेंट होगा, स्ट्रेंथ तो देगा ही, केमिकल ड्यूरेबिलिटी तो देगा ही, भाई रासायनिक स्थायित्व तो देगा ही, स्टेबिलिटी देगा, स्ट्रेंथ देगा, मजबूती देगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। लेकिन और क्या है, ये जो आकाशीय कैल्शियम सिलिकेट के कारण जो आकाशीयपन हो रहा था, वो अगर यदि हम उसमें 1% अगर जो एमजीओ मिला देते हैं तो आकाशीय बनने से वो रुक जाएगा। ठीक है, समझ में आया? लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, यदि इसको हाई अमाउंट में हम मिला देंगे, हाई मात्रा में हमने अगर मिला दिया तो क्या करेगा, इसका मेल्टिंग टेम्परेचर और ज्यादा होता है, तो ये मेल्टिंग टेम्परेचर को ये क्या करेगा, बढ़ा देगा। समझ में आया? ये चारों समझ में आया? यस सर। अब हमारा कौन है, स्टेबलाइजिंग हो गया, फ्लक्स हो गया, स्टेबलाइजिंग हो गया, और कौन ऑक्सीडाइजिंग का मतलब अपना एक ऑक्सीकारक जो पदार्थ होते हैं उनका मेन रीजन है कि ऑक्सीजन को रिलीज करना। जब हाई मात्रा में मान लिया हमने ऑक्सीकारक पदार्थों को मिलाया, एक फिक्स अमाउंट में हम मिलाते हैं जिससे वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। यदि हम ऑक्सीकारक पदार्थों को ज्यादा मात्रा में मिला देंगे तो क्या करेगा, वो ज्यादा ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। जब ज्यादा ऑक्सीजन हो जाएगा तो क्या वो एक समय ऐसा आएगा कि उसमें बुलबुले क्रिएट होने लगेंगे, जो एक डिफेक्ट है, बुलबुले क्रिएट होने लगेंगे। तो उसके लिए हम क्या, रिफाइनिंग मटेरियल मिलाना पड़ेगा ज्यादा उस बुलबुले को निकालने के लिए। एक इतनी अमाउंट में ऑक्सीजन को रिलीज करना चाहिए कि वो कार्बनिक पदार्थों को बाहर निकाल दे। ऑक्सीकारक पदार्थों का क्या काम है, O2 को रिलीज करना। ये क्या करते हैं, उसमें जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको उनसे क्रिया करके क्या बनाते हैं, CO2 बना के वो निकाल देते हैं। अब ये O2 ज्यादा इंक्रीज करेगा और C कम होगा तो क्या होगा, कुछ गैसेस ऑक्सीजन उसमें रह जाएंगी। तो वो जब उसमें ऑक्सीजन रह जाएगा तो क्या बुलबुले क्रिएट करेगा, सीड्स क्लियर करेगा, तो क्या हो जाएगा, वो डिफेक्ट उसमें आ जाएगा, डिफेक्ट होगा ना। तो उसके लिए जब उसमें सीड्स आ जाएंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसको निकालना होगा। उसको निकालने के लिए हम रिफाइनिंग एजेंट मिलाएंगे, भाई ज्यादा मात्रा में रिफाइनिंग एजेंट, तो यानी कि हमें मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। तो हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट का फाइनल कॉस्ट बढ़ जाएगा, मूल्य बढ़ेगा। यानी हम क्या कर रहे हैं कि ऑक्सीकारक पदार्थ को बढ़ाते जा रहे हैं, उसका एक अपना अलग मूल्य बढ़ रहा है। उसके लिए अगर जो उसमें गैसेस एक्स्ट्रा अमाउंट में रह गई, ऑक्सीजन अगर जो उसमें रह गया तो क्या करेंगे, उसके लिए रिफाइनिंग एजेंट मिलाएंगे, तो उसका अपना एक मूल्य बढ़ जाएगा ना। भाई रिफाइनिंग एजेंट एक्स्ट्रा हम मिला रहे हैं तो मूल्य बढ़ जाएगा। ऐसे देख रहे हो जैसे कि कुछ समझ में आ रहा है ना, क्या पल्ले नहीं पड़ रहा आ रहा है, हैं? आ रहा है। ये 10-20 मिनट में बोर हो गए। अब ऐसे हमारी तरफ देख रहे हो कि हमें लग रहा है कि हम भगते जा रहे हैं, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और कुछ लोग तो इसमें मोबाइल में देख रहे हैं कितना टाइम हो गया है ना, टाइम ज्यादा हो गया, वीडियो बहुत लंबी बन रही है। कुछ तो पसीने से परेशान है, गर्मी से ही परेशान है। ठीक है, तो ये जो रॉ मटेरियल से लगभग ये हमारे जो मेन रॉ मटेरियल है तुम्हारे कौन सा हो गया, नेटवर्क फार्मर, उनका रोल्स आपको पता चल गया। सिल का क्या क्या रोल्स होना चाहिए, B2O3 का क्या रोल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा फ्लक्सिंग एजेंट आ गया, Na2O, K2O, LiO2, Na2O का क्या रोल्स है, कहां से मिलेगा, ये सब हो गया ना। समझ में आया है, फिर से रिपीट करें, आ गया? चलो किसी से पूछते हैं तो पता चलेगा कितना समझ में आया। ठीक है।